कृषि क्रांति के बाद की सेंचुरीज में मानव इतिहास को समझते हुए एक ही मुख्य प्रश्न उभरता है। मनुष्यों ने स्वयं को जन सहकार के तंत्र में किस तरह संगठित किया, जबकि उनमें इस तरह के तंत्र को कायम रखने के लिए आवश्यक सहज जैविक प्रवृत्तियों का अभाव था। इसका संक्षिप्त जवाब यह है कि मनुष्यों ने कल्पित व्यवस्थाओं की रचना की और लिपियों को ईजाद किया। इन दो इजादों ने उस खाई को भर दिया जिसे हमारी जैविक विरासत ने छोड़ा था। लेकिन इन तंत्र का उभरना बहुतों के लिए एक संदेहास्पद वरदान था। इन तंत्रों को सहारा देने वाली कल्पित व्यवस्थाएं ना तो निष्पक्ष थी, ना ही ईमानदार। उन्होंने लोगों को श्रेणीबद्ध क्रम में विन्यस्त कृत्रिम समूहों में बांट दिया। ऊपर की श्रेणी के लोग सुविधाओं और सत्ता का सुख भोगते थे, वहीं निचले पायदान के लोग पक्षपात और दमन के शिकार थे। उदाहरण के लिए हम्मुराबी की संहिता ने श्रेष्ठ जनों, सामान्य जनों और गुलामों की एक श्रेणी तैयार की। श्रेष्ठ जनों को जीवन की सारी अच्छी चीजें हासिल थी, सामान्य जनों को बचा खुचा हासिल था। गुलाम अगर शिकायत करते थे तो उनकी पिटाई होती थी। 1776 में अमेरिकी लोगों द्वारा खड़ी की गई कल्पित व्यवस्था ने भी तमाम लोगों की समानता के दावे के बावजूद एक श्रेणीबद्ध क्रम तैयार किया। उसने एक ऐसा श्रेणीबद्ध क्रम तैयार किया जो उससे लाभान्वित पुरुषों और उसके द्वारा अशक्त छोड़ दी गई स्त्रियों के बीच भेद करता था। उसने ऊंच नीच का एक ऐसा क्रम तैयार किया जिसमें एक और गोरे थे जो स्वतंत्रता का आनंद लेते थे और दूसरी तरफ ब्लैक तथा अमेरिकी इंडियंस थे जिन्हें कमतर कोटि का इंसान समझा जाता था और इसलिए जो पुरुषों के समान हकों को साझा नहीं करते थे। जिन लोगों ने स्वाधीनता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उनमें से ज्यादातर गुलामों के मालिक थे। उन्होंने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद अपने गुलामों को आजाद नहीं किया था, ना ही उन्होंने अपने आप को पाखंडी समझा। उनकी दृष्टि में पुरुषों के अधिकारों का नीग्रो लोगों से कोई खास ताल्लुक नहीं था। अमेरिकी व्यवस्था ने अमीरों और गरीबों के बीच भी एक श्रेणीबद्ध क्रम प्रतिष्ठित किया। समृद्ध अभिभावकों द्वारा अपना पैसा और कारोबार अपने बच्चों को सौंप दिए जाने से उत्पन्न असमानता उस समय बहुत से अमेरिकी लोगों को कोई खास बड़ी समस्या नहीं लगती थी। उनकी नजरों में समानता का मतलब सिर्फ इतना था कि रईसों और गरीबों पर एक ही तरह के कानून लागू होते थे। बेरोजगारी से जुड़े फायदों, सभी के लिए शिक्षा या स्वास्थ्य बीमा से इसका कोई लेना देना नहीं था। आजादी के निहितार्थ भी तब आज के मुकाबले में भिन्न थे। 1776 में उसका मतलब ये नहीं था कि अधिकारहीन लोग, ब्लैक या इंडियन या उम्मीद है स्त्रियां तो निश्चय ही नहीं, शक्ति हासिल कर सके और उसका प्रयोग कर सके। इसका महज इतना मतलब था कि राज्य असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी नागरिक की निजी संपत्ति को जब्त नहीं कर सकता था या उससे ये नहीं कह सकता था कि वो उसका किस तरह इस्तेमाल करे। इस तरह अमेरिकी लोगों ने संपत्ति के श्रेणीबद्ध क्रम को जारी रखा, जिसे कुछ लोग ईश्वर का आदेश समझते थे और दूसरे लोग इसे कुदरत के अडिग नियमों के अनुकरण के रूप में देखते थे। ये दावा किया जाता था कि कुदरत योग्यता को संपत्ति से नवाजती थी और निष्क्रियता के लिए दंडित करती थी। इन सारे भेदों, स्वतंत्र व्यक्तियों और गुलामों के बीच, गोरों और कालों के बीच, अमीरों और गरीबों के बीच के भेदों की जड़ें गढ़े गए किस्सों में है। तब भी ये इतिहास का एक कठोर नियम है कि प्रत्येक कल्पित श्रेणीबद्ध क्रम अपने कल्पित उद्यमों से इनकार करता है और कुदरती तथा अपरिहार्य होने का दावा करता है। मसलन जो लोग स्वतंत्र व्यक्तियों और गुलामों के बीच के श्रेणीबद्ध क्रम को
कुदरती और उचित मानते रहे हैं, उनका तर्क रहा है कि गुलामी मनुष्य की इजाद की गई चीज नहीं है। हम्मुराबी ने इसे देवताओं के हुक्म के रूप में देखा था। अरस्तु का तर्क था कि गुलामों की गुलाम प्रकृति होती है, जबकि स्वतंत्र लोगों की स्वतंत्र प्रकृति होती है। समाज में उनकी हैसियत उनकी जन्मजात प्रकृति का प्रतिबिंब मात्र है। गोरों की श्रेष्ठता में विश्वास करने वालों से नस्ल परख श्रेणीबद्ध क्रम के बारे में पूछिए और आपको नस्लों के बीच जैविक फर्कों के बारे में एक वैज्ञानिक भाषण सुनने को मिल जाएगा। पूरी संभावना है कि आपसे कहा जाए कि कोकेशियाई सफेद नस्ल के खून या जीन में ही कोई ऐसी बात है कि वो गोरों को कुदरती तौर पर ही ज्यादा बुद्धिमान, नैतिक और मेहनती बनाती है। किसी कट्टर पूंजीवादी से संपत्ति के श्रेणीबद्ध क्रम के बारे में पूछिए और पूरी संभावना है कि आपको सुनने को मिले कि ये योग्यताओं के बीच के वास्तविक अंतर का अपरिहार्य परिणाम है। इस नजरिए के मुताबिक अमीरों के पास ज्यादा पैसा होता है क्योंकि वे ज्यादा सक्षम और परिश्रमी होते हैं। इसलिए अगर अमीर लोगों को बेहतर चिकित्सा, बेहतर शिक्षा और बेहतर पोषण हासिल होता है तो किसी को परेशानी होने की जरूरत नहीं है। अमीरों को जो भी लाभ मिलते हैं वे उनके सर्वथा योग्य हैं। जाति व्यवस्था का पालन करने वाले हिंदुओं का विश्वास है कि दैवीय शक्तियों ने ही एक जाति को दूसरी जाति से श्रेष्ठ बनाया है। हिंदुओं की एक प्रसिद्ध सृष्टि कल्पना के अनुसार देवताओं ने पुरुष नामक एक आद्य सत्ता की काय से दुनिया की रचना की थी। सूर्य की रचना पुरुष के नेत्र, चंद्रमा की रचना पुरुष के मस्तक, ब्राह्मणों की रचना उसके मुख, क्षत्रियों की रचना उसकी भुजाओं, वैश्यों की रचना उसकी जांघाओं और शूद्रों की रचना उसके पैरों से हुई। इस व्याख्या को स्वीकार करते ही ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच के फर्क उतने ही स्वाभाविक और शाश्वत हैं जितना फर्क सूर्य और चंद्रमा के बीच है। प्राचीन चीनियों का मानना था कि जब देवी नु वा ने मिट्टी से मनुष्यों की रचना की तो उसने कुलीनों को चिकनी पीली मिट्टी से गूंथा, जबकि सामान्य जनों को भूरे कीचड़ से गढ़ा गया। तब भी हमारी श्रेष्ठतम समझ के अनुसार ये सारे श्रेणीबद्ध क्रम मनुष्य की कल्पना की उपज हैं। ब्राह्मणों और शूद्रों की रचना देवताओं द्वारा किसी आद्या सत्ता के शरीर के विभिन्न हिस्सों से नहीं की गई थी। इसके बजाय दोनों जातियों के बीच का भेद कोई 3000 साल पहले उत्तर शरत में मनुष्यों द्वारा इजाद नियमों और मानकों से रचा गया था। अरस्तु की धारणा के विपरीत गुलामों और स्वतंत्र लोगों के बीच कोई ज्ञात जैविक भेद नहीं है। मानवीय नियमों और मानकों ने ही कुछ लोगों को गुलामों में और कुछ को उनके मालिकों में बदल दिया। कालों और गोरों के बीच कुछ तथ्यात्मक जैविक भेद हैं, जैसे कि चमड़ी के रंग और बालों का प्रकार, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं कि इन फर्कों का विस्तार बुद्धि और नैतिकता तक है। ज्यादातर लोग दावा करते हैं कि उनका सामाजिक श्रेणीबद्ध क्रम कुदरती और न्याय संगत है, जबकि दूसरे समाजों के हास्यास्पद मापदंडों पर आधारित है। आधुनिक पश्चिमी लोगों को नस्ल परक श्रेणीबद्ध क्रम का मखौल उड़ाने की शिक्षा दी गई है। वे उन कानूनों से बहुत स्तंभित रह जाते हैं जो कालों के गोरों के इलाकों में रहने या उनके गोरों के स्कूलों में पढ़ने या गोरों के अस्पतालों में इलाज कराने पर प्रतिबंध लगाते हैं। लेकिन अमीर और गरीब का श्रेणीबद्ध क्रम जो अमीरों को अलग थलग और अधिक भव्य क्षेत्रों में रहने, अलग थलग और अधिक प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ने और अलग थलग तथा बेहतर साधन संपन्न अस्पतालों में चिकित्सा हासिल करने का अधिकार देता है। बहुत से अमेरिकी और यूरोपीय लोगों को सर्वथा विवेकपूर्ण लगता है। तब भी ये एक
प्रमाणित तथ्य है कि ज्यादातर अमीर महज इसलिए अमीर हैं क्योंकि वे अमीर परिवार में पैदा हुए हैं, जबकि ज्यादातर गरीब सिर्फ इसलिए आजीवन गरीब बने रहेंगे क्योंकि वे एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि जटिल मानवीय समाजों के लिए कल्पित श्रेणीबद्ध क्रम और अन्यायपूर्ण भेदभाव जरूरी है। निश्चय ही सारे श्रेणीबद्ध क्रम नैतिक रूप से एक जैसे नहीं हैं और कुछ समाजों को दूसरे समाजों के मुकाबले कहीं ज्यादा अतिवादी किस्म के भेदभावों को भोगना पड़ता है। तब भी अध्येताओं की जानकारी में ऐसा कोई विशाल समाज नहीं है जो भेदभाव को पूरी तरह से त्यागने में समर्थ रहा हो। अक्सर लोग आबादी को श्रेष्ठ जन, सामान्य जन और गुलाम, गोरे और काले, कुलीन और असभ्य, ब्राह्मण और शूद्र या अमीर और गरीब जैसी कल्पित कोटियों में वर्गीकृत करते हुए अपने समाजों में व्यवस्था रचते रहे हैं। इन कोटियों ने कुछ लोगों को वैधानिक, राजनैतिक या सामाजिक तौर पर दूसरे लोगों से श्रेष्ठ बनाते हुए लाखों मनुष्यों के बीच के रिश्तों का नियमन किया है। श्रेणीबद्ध क्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सर्वथा अजनबियों को ये समझने में सक्षम बनाते हैं कि निजी तौर पर परिचय स्थापित करने के लिए आवश्यक वक्त और ऊर्जा खर्च किए बगैर एक दूसरे से किस तरह से पेश आया जाए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के नाटक पिग्मेलियन में हेनरी हिगन्स को ये समझने के लिए कि एलिजा डोलिटल के साथ किस तरह संबंध स्थापित किया जाए, उसके साथ आत्मीय परिचय स्थापित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसको बात करते हुए सुनने मात्र से उसे पता चल जाता है कि वो एक निम्न वर्ग की सदस्य है जिसे वो अपनी मर्जी के मुताबिक बरत सकता है। उदाहरण के लिए फूल बेचने वाली एक लड़की को डचिस के रूप में पेश करने के अपने दाव में उसे एक प्यादे की तरह बरतना। किसी फूल बेचने वाले के यहाँ काम करने वाली आधुनिक एलिजा को यह जानना जरूरी होता है कि हर दिन दुकान में आने वाले दर्जनों लोगों को गुलाब और ग्लैडियोलस बेचने के लिए कितनी कोशिश जरूरी है। वो हर व्यक्ति की रुचियों और उसके बटुए की रकम के बारे में विस्तृत पूछताछ नहीं कर सकती। इसके बजाय वो सामाजिक संकेतों का सहारा लेती है। व्यक्ति का पहनावा, उसकी उम्र और अगर वो पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है तो उसकी चमड़ी का रंग, जिनके आधार पर वो उस अकाउंटिंग फर्म पार्टनर जो अपनी माँ के जन्मदिन पर लंबे डंठलों वाले महंगे गुलाबों के लिए बड़ा ऑर्डर दे सकता है और उस संदेशवाहक लड़के के बीच फर्क कर सकती है जो मुस्कान बिखेरने वाली सेक्रेटरी के लिए डेजी का एक गुच्छा खरीद सकता है। बेशक कुदरती योग्यताओं के भेद सामाजिक क्षमताओं के भेद तैयार करने में भी भूमिका निभाते हैं, लेकिन अभिरुचि और चरित्र की ये विविधताएं सामान्यतः कल्पित श्रेणीबद्ध क्रमों के माध्यम से प्रभावित होती हैं। ये दो महत्वपूर्ण ढंगों से होता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ज्यादातर योग्यताएं पोषित और विकसित किए जाने की मांग करती हैं। अगर कोई व्यक्ति एक खास तरह की प्रतिभा के साथ पैदा हुआ होता है, तब भी अगर उस प्रतिभा को प्रोत्साहित नहीं किया गया, पैना नहीं किया गया और प्रयोग में नहीं लाया गया, तो वो सामान्य तौर पर छिपी रह जाएगी। हर किसी को अपनी योग्यताओं को विकसित करने के समान अवसर नहीं मिलते। उन्हें इस तरह का अवसर मिल पाता है या नहीं, ये समाज के कल्पित श्रेणीबद्ध क्रम में उनकी जगह पर निर्भर करता है। हैरी पॉटर एक अच्छा उदाहरण है। उसे अपने प्रतिष्ठित जादूगर परिवार से हटाया गया और जादू की कोई क्षमता नहीं रखने वाले लोगों ने उसे पाला। वो जादू के किसी अनुभव के बगैर हॉगवर्ट्स पहुंचता है। अपनी अनूठी योग्यताओं की शक्तियों और ज्ञान पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए उसे 7 पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। दूसरे, अगर विभिन्न वर्गों से संबंधित लोग ठीक वैसे ही योग्यताएं विकसित कर भी लें, तो इसकी संभावना नहीं है कि उन्हें बराबर की कामयाबी मिल जाए।
क्योंकि उन्हें भिन्न तरह के नियमों के अधीन खेलना होगा। अगर हिंदुस्तान में अंग्रेजों के राज के दौरान एक अछूत, एक ब्राह्मण, एक कैथोलिक आयरिश व्यक्ति और एक प्रोटेस्टेंट अंग्रेज किसी तरह बिल्कुल एक से व्यापारिक सूझबूझ विकसित कर लेते, तब भी उन्हें अमीर बनने के समान अवसर उपलब्ध नहीं होते। आर्थिक खेल की फिक्सिंग सरकारी प्रतिबंधों और अनधिकृत रुकावटों के माध्यम से होती है। दुष्चक्र। सारे समाज कल्पित श्रेणीबद्ध क्रमों पर आधारित होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये क्रम हर समाज में एक जैसे हों। ये भेद क्यों होते हैं? क्या वजह है कि पारंपरिक हिंदुस्तानी समाज ने जाति के आधार, ओटोमन समाज ने धर्म के आधार और अमेरिकी समाज ने नस्ल के आधार पर लोगों को वर्गीकृत किया? ज्यादातर मामलों में श्रेणीबद्ध क्रम संयोगजन्य ऐतिहासिक परिस्थितियों से जन्मा था और बाद की अनेक पीढ़ियों के दौरान जैसे जैसे उसके प्रति विभिन्न समूहों के निहित स्वार्थ विकसित होते गए, वैसे वैसे वो श्रेणीबद्ध क्रम स्थायी और परिष्कृत होता गया। उदाहरण के लिए बहुत से अध्येताओं का अनुमान है कि हिंदू जाति व्यवस्था ने तब रूप लिया था जब लगभग 3000 साल पहले इंडो आर्यन कौम ने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर वहां के स्थानीय लोगों को अपने अधीन कर लिया था। इन आक्रांताओं ने एक स्तरीकृत समाज विकसित किया, जिसमें जाहिर है उन्होंने प्रमुख हैसियतों, पुरोहितों और क्षत्रियों की हैसियतों पर कब्जा कर लिया और स्थानीय निवासियों को अनुचर और गुलाम बना दिया। इन आक्रांताओं को, जिनकी संख्या बहुत थोड़ी सी थी, अपनी विशेष हैसियत और विशिष्ट पहचान के मिट जाने का भय सताता था। इस खतरे को पहले से ही दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने आबादी को जातियों में विभाजित किया, जिनमें से हर जाति को विशेष व्यवसाय करना या समाज में विशिष्ट भूमिका निभाना जरूरी था। हर जाति की अलग वैधानिक हैसियत, सुविधाएं और कर्तव्य थे। जातियों के मेलजोल, सामाजिक अंतरक्रिया, विवाह, यहाँ तक कि साथ बैठकर भोजन करने तक भी प्रतिबंध था। और ये भेद महज कानूनी नहीं थे, बल्कि वे धार्मिक लोक विश्वास और अनुष्ठान का स्वाभाविक अंग बन गए। शासकों का तर्क था कि जाति व्यवस्था किसी ऐतिहासिक संयोग का नतीजा नहीं, बल्कि एक सनातन वैश्विक वास्तविकता है। शुचिता और अशुचिता की धारणाएं हिंदू धर्म के मूलभूत तत्वों में शामिल थी और उनका उपयोग सामाजिक पिरामिड को मजबूत बनाने के लिए किया गया। पवित्र हिंदुओं को सिखाया गया कि दूसरी जाति के लोगों का स्पर्श न सिर्फ उन्हें निजी तौर पर अपवित्र करेगा, बल्कि पूरे समाज को भी अपवित्र बना देगा और इसलिए ऐसे लोगों से उन्हें घृणा करनी चाहिए। इस तरह की धारणाएं सिर्फ हिंदुओं की ही विशेषताएं नहीं हैं। समूचे इतिहास के दौरान और लगभग सारे समाजों में अपवित्रता और शुचिता की धारणाएं सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती रही हैं और अनेक कुलीन वर्गों द्वारा अपनी विशेष हैसियत को बरकरार रखने के लिए इनका दुरुपयोग किया गया है। अशुचिता का भय पूरी तरह से पुरोहितों और राजकुमारों की धूर्तता नहीं है। इसकी जड़ें संभवतः जीवित बने रहने की उन जैविक प्रक्रियाओं में फैली हैं जो मनुष्यों में रोगों के संभावित वाहकों, जैसे कि बीमार इंसानों और शवों के प्रति स्वाभाविक विकर्षण की भावनाएं जगाती हैं। अगर आप किसी भी इंसानी समुदाय, स्त्रियों, यहूदियों, जिप्सियों, समलैंगिकों, कालों को अलग थलग बनाए रखना चाहते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका हर किसी के दिमाग में ये बात बैठा देना है कि ये लोग प्रदूषण के स्रोत हैं। हिंदू वर्ण व्यवस्था और उससे जुड़े शुचिता के नियम हिंदुस्तानी संस्कृति में गहरे बैठ गए। इंडो आर्यन आक्रमण के भुलाए जा चुकने के बाद तक हिंदुस्तानियों ने वर्ण व्यवस्था में विश्वास और वर्णों के मिश्रण से होने वाली अशुचिता से घृणा करना जारी रखा। ये वर्ण
परिवर्तन से निरापद नहीं थे। दरअसल समय के गुजरने के साथ मुख्य वर्ण उपजातियों में विभाजित हुए। अंततः मूलभूत 4 वर्ण 3000 जातियों, जाति का शाब्दिक अर्थ है जन्म, में बदल गए। लेकिन जातियों के इस प्रसार ने वर्ण व्यवस्था के उस बुनियादी नियम में कोई बदलाव नहीं किया जिसके मुताबिक हर व्यक्ति का जन्म एक विशिष्ट कुल में हुआ है, और इसके विधानों का किसी भी तरह का उल्लंघन व्यक्ति और समूचे समाज को दूषित कर देता है। किसी व्यक्ति की जाति उसके व्यवसाय, उसके योग्य भोजन, उसके निवास स्थान और उसके योग्य वर वधू का निर्धारण कर देती है। आमतौर से कोई अपनी ही जाति में विवाह कर सकता है या कर सकती है और उसकी संतानों को विरासत में वही जातीय हैसियत प्राप्त होती है। जब भी कभी कोई नया व्यवसाय विकसित होता था या लोगों का कोई नया समूह प्रकट होता था, तब हिंदू समाज के भीतर एक जायज स्थान हासिल करने के लिए उनका किसी जाति के रूप में अपनी पहचान बनाना जरूरी होता था। जो समूह किसी जाति के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाते थे, वे सच्चे अर्थों में बहिष्कृत होते थे। इस स्तरीकृत समाज में उन्हें सबसे निचली सीढ़ी भी मैसर नहीं होती थी। वे अछूत कहे जाने लगे। उन्हें बाकी समाज से अलग रहना पड़ता था और कचरे के ढेर से जूठन बटोरने जैसे अपमानजनक और घृणित तरीकों से अपनी आजीविका जुटानी पड़ती थी। सबसे निचली जाति के लोग भी उनसे घुलने मिलने, उनके साथ बैठकर खाने, उन्हें छूने और निश्चय ही उनके साथ वैवाहिक रिश्ता बनाने से परहेज करते थे। आधुनिक हिंदुस्तान में विवाह और काम के मसले आज भी जाति व्यवस्था से जबरदस्त ढंग से प्रभावित हैं। बावजूद इसके कि हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक सरकार द्वारा इस तरह के भेदभावों को तोड़ने और हिंदुओं को ये समझाने की तमाम कोशिशें की गई हैं कि जातीय मिश्रण से कोई दूषण नहीं होता। अमेरिका में शुचिता। ऐसे ही दुष्चक्र के आधुनिक अमेरिका में नस्ल परक श्रेणीबद्ध क्रम को जारी रखा है। 16वीं सदी से 18वीं सदी तक यूरोपीय विजेताओं ने अमेरिका के खदानों और बागानों में काम करने के लिए लाखों अफ्रीकी गुलामों का आयात किया। उन्होंने यूरोप या पूर्वी एशिया के बजाय अफ्रीका से गुलामों को आयात करने का चयन 3 परिस्थितिजन्य कारणों से किया। पहला ये कि अफ्रीका ज्यादा करीब था, इसलिए वियतनाम के बजाय सेनेगल से गुलामों को लाना सस्ता था। दूसरा ये कि अफ्रीका में पहले से ही गुलामों का एक सुविकसित कारोबार मौजूद था, जबकि यूरोप में गुलामी बहुत विरल थी। स्वाभाविक ही नए सिरे से एक नया बाजार तैयार करने के बजाय पहले से मौजूद बाजार से गुलामों को खरीदना ज्यादा आसान था। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि वर्जीनिया, हैती और ब्राजील जैसे स्थानों के अमेरिकी बागानों में मलेरिया और पीत ज्वर फैला हुआ था और इन बीमारियों का उद्यम अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीकी लोगों ने कई पीढ़ियों के दौरान इन बीमारियों के प्रति आंशिक आनुवांशिक प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली थी, जबकि यूरोपिया पूरी तरह से आरक्षित थे और समूह के समूह मरते थे। इसलिए एक बागान मालिक के लिए ये अक्लमंदी की बात थी कि वो किसी यूरोपीय गुलाम या इकरारनामे से बंधे मजदूर के बजाय एक अफ्रीकी गुलाम में अपना पैसा लगाता। विरोधाभास ये था कि आनुवांशिक श्रेष्ठता सामाजिक हीनता में रूपांतरित हुई, सिर्फ इसलिए कि अफ्रीकी लोग यूरोपीय लोगों के मुकाबले उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए ज्यादा माकूल थे। वे यूरोपीय मालिकों के गुलाम बन गए। इन परिस्थितिजन्य वजहों से अमेरिका के नए विकसित होते समाजों का विभाजन गोरे यूरोपीय लोगों के कुलीन वर्ग और काले अफ्रीकी लोगों की पराधीन जाति में होना था। लेकिन अगर लोग ये कहना पसंद नहीं करते कि वे किसी खास नस्ल या मूल के गुलामों को रखते हैं, तो महज इसलिए नहीं कि ये आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक है।
हिंदुस्तान के आर्य विजेताओं की तरह अमेरिका के गोरे यूरोपीय भी सिर्फ आर्थिक रूप से सफल नहीं दिखना चाहते थे, बल्कि पवित्र, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष भी दिखना चाहते थे। इस विभाजन को उचित ठहराने के लिए धार्मिक और वैज्ञानिक लोक विश्वासों से काम लिया गया। धर्मशास्त्रियों ने तर्क दिया कि अफ्रीकी नोआ के बेटे उस हैम के वंशज हैं जिसको उसके पिता ने ये शाप दिया हुआ था कि उसकी संतानें गुलाम होंगी। जीव वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि काले गोरों के मुकाबले कम बुद्धिमान होते हैं और उनका नैतिक बोध अल्प विकसित होता है। डॉक्टरों का आरोप था कि काले लोग गंदगी में रहते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। दूसरे शब्दों में वे दूषण का स्रोत होते हैं। इन लोक विश्वासों ने अमेरिकी संस्कृति और सामान्य तौर पर पश्चिमी संस्कृति में लोगों के दिलों के तारों को छू लिया। जिन परिस्थितियों ने गुलामी को उत्पन्न किया था, उनके लुप्त हो जाने के बाद भी इन लोगों ने अपने वर्चस्व का प्रयोग करना जारी रखा। 19वीं सदी की शुरुआती दौर में साम्राज्यवादी ब्रिटेन ने गुलामी को गैर कानूनी करार दे दिया और अटलांटिक गुलाम व्यापार को बंद कर दिया। उसके बाद के दशकों में समूचे अमेरिकी महाद्वीप में गुलामी को धीरे धीरे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि ये इतिहास में पहला और एकमात्र ऐसा वक्त था जब गुलामी प्रथा वाले समाजों ने स्वेच्छापूर्वक गुलामी को खत्म कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद कि गुलाम आजाद कर दिए गए, गुलामी को उचित ठहराने वाले लोक विश्वास अपनी जड़ें जमाए रहे। नस्लों के विभाजन को नस्लवादी कानूनों और सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से बरकरार रखा गया। नतीजा था कारण प्रभाव का एक आत्मप्रबल होने वाला सिलसिला, अर्थात एक दुष्चक्र। उदाहरण के लिए ग्रह युद्ध के तुरंत बाद के दक्षिणी संयुक्त राज्य पर गौर करें। 1865 में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के 13वें संशोधन के माध्यम से गुलामी को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और 14वें संशोधन ने व्यवस्था दी कि नस्ल के आधार पर किसी को नागरिकता और कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। लेकिन गुलामी की 2 सदियों का मतलब था कि काले लोगों के ज्यादातर परिवार ज्यादातर गोरे परिवारों के मुकाबले में बहुत अधिक गरीब और बहुत कम शिक्षित थे। 1865 में अल्बामा में जन्मे एक काले व्यक्ति के पास अच्छी शिक्षा और अच्छे वेतन वाली नौकरी हासिल करने के अवसर उसके गोरे पड़ोसी के मुकाबले काफी कम होते थे। 1880 और 1890 के दशकों में जन्मे उसके बच्चों के जीवन की शुरुआत भी वैसी ही दुर्बल परिस्थितियों के साथ हुई। उनका जन्म भी एक अशिक्षित गरीब परिवार में हुआ। लेकिन सारा किस्सा आर्थिक दुर्बलता तक ही सीमित नहीं है। अल्बामा ऐसे बहुत से गरीब गोरों का भी घर था जिनके पास उन अवसरों का अभाव था जो उनकी नस्ल के संपन्न भाइयों बहनों को उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्रांति और बाहरी लोगों के आगमन की लहरों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक अत्यंत परिवर्तनशील समाज में बदल दिया था, जहां गरीबी भी फुर्ती से अमीरी में बदल सकती थी। अगर पैसा ही सब कुछ था तो नस्लों के बीच के स्पष्ट विभाजन को जल्दी ही धुंधला जाना चाहिए था, खास तौर से परस्पर विवाहों के माध्यम से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1865 तक आते आते गोरे और उसी तरह बहुत से काले भी इसे एक सामान्य तथ्य मानने लगे थे कि काले गोरों के मुकाबले कम बुद्धिमान, ज्यादा आक्रामक और लंपट, ज्यादा आलसी और शारीरिक साफ सफाई के मामले में ज्यादा लापरवाह होते हैं। इस तरह वे हिंसा, चोरी, बलात्कार और रोगों के दूसरे शब्दों में प्रदूषण के कारक थे। अगर 1995 में अल्बामा का एक काला व्यक्ति किसी चमत्कारवश अच्छी शिक्षा हासिल करने और बैंक टीलर जैसी किसी अच्छी नौकरी के लिए आवेदन करने में कामयाब हो जाता तो उसके स्वीकार किए जाने की संभावनाएं
उतने ही योग्य गोरे प्रत्याशी के मुकाबले कहीं ज्यादा बदतर होती थी। काला होने के नाते स्वभाव से ही अविश्वसनीय, आलसी और कम बुद्धिमान होने का जो लांछन उस पर लगा होता था, वो उसके खिलाफ साजिश रच देता था। आप सोच सकते हैं कि लोग धीरे धीरे समझ गए होंगे कि ये लांछन तथ्य होने के बजाय लोक विश्वास है, और समय गुजरने के साथ काले लोग अपने को गोरों जितना ही योग्य, कानून का पाबंद और स्वच्छ साबित करने में कामयाब रहे होंगे। दरअसल हुआ इसका उल्टा। समय गुजरने के साथ ये पूर्वाग्रह और भी ज्यादा मजबूत होते गए। क्योंकि सारी अच्छी नौकरियों पर गोरों का कब्जा था, ये विश्वास करना और आसान हो गया कि काले लोग वाकई हीन होते हैं। देखो, औसत गोरे नागरिक ने कहा, काले लोगों को आजाद हुए पीढ़ियां गुजर गई, तब भी कहीं कोई काले प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर या बैंक टेलर तक दिखाई नहीं देते। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि काले लोग साफ तौर पर कम बुद्धिमान और कम मेहनती होते हैं? इस दुष्चक्र में फंसे कालों को अच्छी नौकरियों में नहीं लिया जाता था, क्योंकि उन्हें मूर्ख मान लिया गया था, और उनकी हीनता का प्रमाण अच्छी नौकरियों में कालों का अभाव था। ये दुष्चक्र यहीं समाप्त नहीं हुआ। काले विरोधी लांछन जैसे जैसे मजबूत होते गए, वे जिम क्रो कानूनों और मानकों की उस व्यवस्था में रूपांतरित हो गए जिसका उद्देश्य नस्लवादी ढांचे को कायम रखना था। कालों पर प्रतिबंध लगा दिए गए कि वे चुनावों में मतदान नहीं कर सकते, गोरों के स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, गोरों की दुकानों से खरीदारी नहीं कर सकते, गोरों के रेस्टोरेंट में खा पी नहीं सकते और गोरों की होटलों में सो नहीं सकते। इन सब का औचित्य ये था कि काले गंदे, सुस्त और दुष्ट होते हैं, इसलिए गोरों को उनसे बचाए रखना जरूरी है। गोरे बीमारी के भय से उस होटल में नहीं सोना चाहते थे जिसमें काले सोते थे, उस रेस्टोरेंट में नहीं खाना चाहते थे जिसमें काले खाते थे। क्रूर व्यवहार और बुरा प्रभाव पड़ने के डर से वे अपने बच्चों को उन स्कूलों में नहीं भेजना चाहते थे जिनमें काले बच्चे पढ़ते थे। वे कालों को चुनावों में मतदान नहीं करने देना चाहते थे, क्योंकि काले अज्ञानी और अनैतिक थे। इन डरों की पुष्टि उन वैज्ञानिक अध्ययनों से की गई जिन्होंने ये साबित किया कि काले सचमुच ही कम शिक्षित होते हैं, बहुत सी बीमारियां उनमें आम होती हैं, और ये कि उनकी अपराध दर बहुत ऊंची होती है। 20वीं सदी के मध्य तक आते आते संघीय राज्यों में ये अलगाव शायद 19वीं सदी के आखिरी दौर के मुकाबले कहीं बदतर हालत में पहुंच चुका था। क्लेनॉन किंग नामक एक काले छात्र ने 1958 में मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए आवेदन किया था। उसे जबरन पागल खाने में भेज दिया गया था। उसके प्रकरण की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश ने निर्णय दिया कि अगर एक काला व्यक्ति ये सोचता है कि उसे मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है, तो उसे निश्चय ही पागल होना चाहिए। अमेरिकी दक्षिणवासियों के लिए काले पुरुषों और गोरी स्त्रियों के बीच यौन संबंध या विवाह से ज्यादा घिनौनी चीज और कोई नहीं थी। नस्लों के बीच यौन संबंध सबसे बड़ी वर्जना बन गई, और इसके कैसे भी उल्लंघन या संदिग्ध उल्लंघन को गैर कानूनी ढंग के प्राणदंड की शक्ल में दी जाने वाली तत्काल और फौरी सजा की योग्य माना जाता था। गोरों की नस्ल परक श्रेष्ठता में विश्वास रखने वाले खुफिया संगठन कू क्लक्स क्लैन ने ऐसी बहुत सी हत्याएं कराई थी। वे हिंदू ब्राह्मणों को सूचिता के नियमों के बारे में कुछ उपयोगी सीखें दे सकते थे। समय के साथ नस्लवाद नए नए सांस्कृतिक रण क्षेत्रों में फैलता गया। अमेरिकी सौंदर्य की संस्कृति सुंदरता के गोरों के मापदंडों के इर्द गिर्द विकसित हुई थी। गोरी नस्ल की जिस्मानी खासियतें, उदाहरण के लिए उजली चमड़ी,
भूरे और सीधे बाल, छोटी ऊपर की ओर उठी हुई नाक को सुंदर माना गया। कालों के खास लक्षण काली चमड़ी, काले और घने बाल, चपटी नाक को कुरूप माना गया। इन पूर्वाग्रहों ने कल्पित श्रेणीबद्ध क्रम की जड़ों को मानव चेतना की और भी गहरी तहों में फैला दिया। इस तरह के दुष्चक्र सदियों ही नहीं बल्कि सेंचुरीज तक जारी रह सकते हैं और उस कल्पित श्रेणीबद्ध क्रम को स्थायी बनाए रख सकते हैं जो कभी किसी ऐतिहासिक संयोग से उपजा था। अन्यायपूर्ण पक्षपात समय के गुजरने के साथ और भी बदतर होता जाता है, उसमें सुधार नहीं आता। पैसा पैसे के पास भागता है और गरीबी गरीबी के पास, शिक्षा शिक्षा के पास भागती है और अज्ञान अज्ञान के पास। जो लोग एक बार इतिहास द्वारा शिकार बनाए जा चुके होते हैं, उनके दोबारा शिकार बनाए जाने की पूरी संभावना होती है और जिन्हें इतिहास ने सुविधाएं बख्शी हैं, उनके और भी सुविधा संपन्न होने की संभावनाएं होती है। अधिकांश सामाजिक राजनीतिक श्रेणीबद्ध क्रमों का कोई तार्किक या जीव वैज्ञानिक आधार नहीं होता। वे लोक विश्वास का सहारा पाकर खड़ी संयोगजन्य घटनाओं के स्थायीकरण के सिवा और कुछ नहीं है। इतिहास का अध्ययन करने की एक सही वजह यही है। अगर कालों और गोरों या ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच का विभाजन जीव वैज्ञानिक वास्तविकताओं पर टिका होता, यानी अगर ब्राह्मणों के मस्तिष्क शूद्रों के मस्तिष्कों से बेहतर होते, तो मानव समाज को समझने के लिए जीव विज्ञान पर्याप्त होता। क्योंकि होमो सेपियंस के विभिन्न समूहों के बीच के जैविक भेद वस्तुतः नगण्य है, इसलिए हिंदुस्तानी समाज की पेचीदगियों या अमेरिकी समाज की नस्ल परक आचरण पद्धति को जीव विज्ञान के सहारे नहीं समझा जा सकता। इन चीजों को हम उन घटनाओं, परिस्थितियों और शक्ति संबंधों के अध्ययन से ही समझ सकते हैं जिन्होंने निरी कपोल कल्पनाओं को क्रूर और बेहद वास्तविक सामाजिक संरचनाओं में बदल दिया होता है। लिंग भेद, अलग अलग समाज अलग अलग तरह के कल्पित सोपान क्रमों को अपनाते हैं। नस्ल आधुनिक अमेरिकी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मध्य युग के मुसलमानों के लिए अपेक्षाकृत महत्वहीन थी। वर्ण मध्य युगीन हिंदुस्तान के लिए जीवन मरण का प्रश्न था, जबकि आधुनिक यूरोप के लिए वो वास्तव में अस्तित्वहीन चीज है। लेकिन एक श्रेणीबद्ध क्रम ऐसा है जो तमाम ज्ञात मानव समाजों में सर्वोच्च महत्व का रहा है। लैंगिक श्रेणीबद्ध क्रम, हर कहीं के समाजों ने अपने को पुरुषों और स्त्रियों में विभाजित किया हुआ है। लगभग हर कहीं पुरुषों को बेहतर सुकून मिलता रहा है, कम से कम कृषि क्रांति के बाद से। कुछ प्राचीनतम चीनी मजमून अस्त्रियों पर उकेरी गई भविष्यवाणियां हैं जो 1200 ईसा पूर्व के समय की हैं। एक अस्त्री पर यह सवाल उकेरा हुआ था, क्या लेडी हाउ का प्रसव भाग्यशाली होगा? जिसका जवाब ये लिखा हुआ था, अगर शिशु का जन्म डिंच के दिन हुआ तो भाग्यशाली, अगर गेंद के दिन हुआ तो बहुत मांगलिक। लेकिन लेडी हाउ जियाइन के दिन बच्चे को जन्म देने वाली थी। मजमून का अंत इस उदास पर्यवेक्षण के साथ होता है। 3 सप्ताह और 1 दिन बाद जियाइन के दिन शिशु का जन्म हुआ। भाग्यशाली नहीं, वो एक लड़की थी। 3000 से ज्यादा साल बाद जब चीन ने एक बच्चा की नीति का कानून बनाया, तो बहुत से चीनी परिवारों ने लड़की के जन्म को दुर्भाग्य की तरह देखना जारी रखा। अभिभावक लड़का प्राप्त करने की एक और कोशिश करके देखने के लिए अक्सर नवजात बच्चे को फेंक देती थी या मार डालती थी। बहुत से समाजों में स्त्रियां महज पुरुषों, ज्यादातर मामलों में अपने पिताओं, पतियों या भाइयों की संपत्ति हुआ करती थी। बहुत सी कानूनी व्यवस्थाओं में बलात्कार संपत्ति के अतिक्रमण के अंतर्गत आता है। दूसरे शब्दों में, इस अत्याचार की शिकार
वो स्त्री नहीं जिसके साथ बलात्कार हुआ है, बल्कि वो पुरुष है जो उस स्त्री का मालिक है। ऐसी स्थिति में इसका वैधानिक उपचार मालिकाना हक का हस्तांतरण था। बलात्कारी को स्त्री के पिता या भाई को वधू शुल्क का भुगतान करना होता था, जिससे वो स्त्री बलात्कारी की संपत्ति बन जाती थी। बाइबल व्यवस्था देती है कि अगर कोई पुरुष किसी ऐसी कुंवारी लड़की से मिलता है जिसकी मंगनी नहीं हुई है और उसको पकड़ता है और उसके साथ लेटता है और वे पकड़े जाते हैं, तो उस स्त्री के साथ लेटने वाले पुरुष को उस नवयुवती के पिता के लिए चांदी के 50 सिक्के देने होंगे। इसके बाद वो लड़की उस पुरुष की बीवी बन जाएगी। प्राचीन हिब्रू इसे एक जायज व्यवस्था मानते थे। जो स्त्री किसी पुरुष की संपत्ति नहीं होती थी, उसके साथ बलात्कार किसी भी तरह से अपराध नहीं माना जाता था। उसी तरह जैसे सड़क पर पड़ा सिक्का उठा लेना चोरी नहीं मानी जाती। और अगर कोई पति अपनी ही बीवी के साथ बलात्कार करता था तो उसने कोई अपराध नहीं किया होता था। दरअसल ये विचार कि कोई पति अपनी बीवी के साथ बलात्कार कर सकता है अपने आप में एक विरोधाभासी बात थी। पति होने का मतलब अपनी बीवी की यौन भावना पर आपका पूरा कंट्रोल होना था। ये कहना कि किसी पत्नी ने अपनी बीवी के साथ बलात्कार किया है उतनी ही कुतर्कपूर्ण बात थी जितनी कि ये कहना कि किसी आदमी ने अपना बटुआ चुरा लिया है। इस तरह की सोच प्राचीन मध्य पूर्व तक सीमित नहीं थी। 2006 तक 53 देश ऐसे थे जहां अपनी बीवी के साथ बलात्कार करने पर पति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। जर्मनी तक में वैवाहिक बलात्कार को कानून की कोटि में लाने के लिए 1997 में ही कानूनों में संशोधन किया गया था। पुरुषों और स्त्रियों के बीच विभाजन का हिंदुस्तान की वर्ण व्यवस्था और अमेरिका की नस्ल व्यवस्था की तरह कल्पना की उपज है, या ये बहुत गहराई तक फैली जैविक जड़ों से युक्त एक कुदरती विभाजन है। और अगर ये वाकई कुदरती विभाजन है तो क्या पुरुषों को स्त्रियों से मिली वरीयता के भी कोई जीव वैज्ञानिक स्पष्टीकरण है? पुरुषों और स्त्रियों के बीच की कुछ सांस्कृतिक, वैधानिक और राजनीतिक विषमताएं दोनों लिंगों के बीच के जाहिर से भेदों को प्रतिबिंबित करती है। गर्भधारण हमेशा से स्त्रियों का काम रहा है क्योंकि पुरुषों में गर्भाशय नहीं होता। तब भी इस ठोस सार्वभौमिक तत्व के इर्द गिर्द हर समाज उन सांस्कृतिक धारणाओं और मानकों की परत दर परत जमा करता रहा है जिनका जैविकी से कोई खास ताल्लुक नहीं है। समाज पुरुष और नारीत्व के साथ ऐसे अनेक गुण धर्मों को जोड़ते रहे हैं जिनमें से ज्यादातर का कोई दृढ़ जैविक आधार नहीं होता है। उदाहरण के लिए ईसा पूर्व 5वीं सदी के लोकतांत्रिक एथेंस में गर्भाशय धारण करने वाले किसी व्यक्ति की कोई स्वतंत्र वैधानिक हैसियत नहीं थी और सार्वजनिक सभाओं में उसकी भागीदारी या उनमें उसके न्यायाधीश बनने पर प्रतिबंध था। कुछ अपवादों को छोड़कर ऐसा व्यक्ति अच्छी शिक्षा का लाभ नहीं उठा सकता था, न ही वो व्यापार या दार्शनिक विमर्श में संलग्न हो सकता था। एथेंस के किसी भी राजनेता के पास इसके महान दार्शनिकों, वक्ताओं, कलाकारों या व्यापारियों में से किसी के पास भी गर्भाशय नहीं था। क्या किसी व्यक्ति के पास गर्भाशय का होना उसे जैविक तौर पर इन व्यवसायों के अयोग्य बनाता है? प्राचीन एथेंस वासियों का ऐसा ही सोचना था। आधुनिक एथेंस वासी असहमत हैं। आज के एथेंस में स्त्रियां मतदान करती हैं, सार्वजनिक संस्थाओं के लिए चुनी जाती हैं, भाषण देती हैं, आभूषणों से लेकर इमारतों और सॉफ्टवेयर तक हर चीज को डिजाइन करती हैं और यूनिवर्सिटीज में जाती हैं। जितनी कामयाबी के साथ ये काम पुरुष करते हैं उतनी ही कामयाबी के साथ इन कामों को करने के लिए इन स्त्रियों के गर्भाशय उनके आड़े नहीं आते। ये सच है
कि राजनीति और व्यापार में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी नीचे है। ग्रीस की संसद में सिर्फ 12% स्त्रियां ही हैं, लेकिन राजनीति में उनकी भागीदारी को लेकर कोई वैधानिक रुकावट नहीं है और अधिकांश ग्रीकों का सोचना है कि सार्वजनिक संस्थाओं में स्त्रियों का काम करना निहायत सामान्य बात है। बहुत से आधुनिक ग्रीक ये भी सोचते हैं कि सिर्फ स्त्रियों के लिए कामाकर्षण महसूस करना और सिर्फ अपने से विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के साथ ही यौन संबंध स्थापित करना पुरुष होने का अनिवार्य लक्षण है। इसे वे एक सांस्कृतिक पूर्वाग्रह की तरह नहीं बल्कि एक जैविक वास्तविकता की तरह देखते हैं। विपरीत लिंगों वाले दो लोगों के बीच संबंध प्राकृतिक है और दो समलैंगिकों के बीच संबंध अप्राकृतिक है। वस्तुतः अगर पुरुष एक दूसरे के प्रति यौन आकर्षण महसूस करते हैं तो प्रकृति माता को इस पर कोई आपत्ति नहीं होती। ये कुछ खास संस्कृतियों में ढली हुई इंसानी माताएं हैं जो तमाशा खड़ा कर देती हैं अगर उनके बेटे का किसी पड़ोसी लड़के के साथ यौन संबंध स्थापित हो जाता है। मां की ये बदमिजाजियां जीव वैज्ञानिक अनिवार्यताएं नहीं हैं। अच्छी खासी संख्या में ऐसी मानवीय संस्कृतियां रही हैं जो समलैंगिक संबंधों को न सिर्फ वैध मानती रही हैं बल्कि सामाजिक तौर पर रचनात्मक भी मानती रही हैं। प्राचीन ग्रीस इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इलियड में कहीं ये नहीं आता कि थेतीस को पेट्रोक्लस के साथ अपने बेटे अकिलीस के रिश्तों को लेकर कोई आपत्ति थी। मैसेडोन की रानी ओलंपियास प्राचीन दुनिया की सबसे ज्यादा तेज मिजाज और बलशाली स्त्रियों में से एक थी और उसने अपने खुद के पति किंग फिलिप तक का वध कर दिया था। तब भी जब उसका बेटा अलेक्जेंडर द ग्रेट अपने प्रेमी हेफिस्टियोन को अपने घर डिनर पर लेकर आया था तो उसे कोई झटका नहीं लगा था। जो चीज जैविक रूप से निर्धारित है उसे हम उस चीज से कैसे अलग कर सकते हैं जिसको लोग महज जीव वैज्ञानिक लोक विश्वासों के आधार पर उचित ठहराते हैं। अतीत के अनुभवों पर आधारित एक व्यवहारिक पैमाना यह है कि जैविकी सक्षम बनाती है, संस्कृति वर्जित करती है। जैविकी संभावनाओं के एक बहुत व्यापक परिदृश्य के प्रति सहिष्णु होने की इच्छुक होती है। ये संस्कृति है जो लोगों को कुछ संभावनाओं को साकार करने की गुंजाइश देती है जबकि कुछ को वर्जित करती है। जैविकी स्त्रियों को सक्षम बनाती है कि वे बच्चों को जन्म दे सके। कुछ संस्कृतियां स्त्रियों को इस संभावनाओं को साकार करने की गुंजाइश देती है। जैविकी पुरुषों को एक दूसरे के साथ यौन संबंध का आनंद लेने में सक्षम बनाती है। कुछ संस्कृतियां उन्हें इस संभावना को साकार करने से रोकती हैं। संस्कृति ये तर्क देने की ओर प्रवृत्त होती है कि वो केवल उस चीज को वर्जित करती है जो अप्राकृतिक है, लेकिन जीव विज्ञान के परिप्रेक्ष्य से अप्राकृतिक कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी संभव है वो इसीलिए प्राकृतिक भी है। ऐसे किसी सच्चे अप्राकृतिक आचरण जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाता हो का अस्तित्व ही मुमकिन नहीं है, इसलिए उस पर रोक लगाने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। किसी संस्कृति ने कभी पुरुषों को प्रकाश संश्लेषण करने से, स्त्रियों को प्रकाश की गति से तेज दौड़ने से या नेगेटिव रूप से आविष्ट इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने से रोकने की परवाह नहीं की। वास्तव में प्राकृतिक और अप्राकृतिक की हमारी धारणाएं जीव विज्ञान की नहीं बल्कि ईसाई धर्मशास्त्र की देन है। प्राकृतिक का धर्मशास्त्रीय अर्थ है उस ईश्वर के उद्देश्यों के अनुरूप होना जिसने प्रकृति को रचा है। ईसाई धर्मशास्त्रियों का तर्क था कि ईश्वर ने मानव देह की रचना इस उद्देश्य के साथ की है कि उसके विभिन्न अंग एक खास ध्येय को पूरा करें। अगर हम अपने अंगों का उपयोग ईश्वर द्वारा कल्पित ध्येयों को पूरा करने के लिए करते हैं तो ये
एक प्राकृतिक गतिविधि है। ईश्वर की मंशा से भिन्न उनका इस्तेमाल करना अप्राकृतिक है, लेकिन विकास प्रक्रिया का कोई उद्देश्य नहीं है। अंगों का विकास किसी उद्देश्य से नहीं हुआ और उनके बढ़ते जाने का ढंग निरंतर परिवर्तनशील है। मनुष्य के शरीर में ऐसा एक भी अंग नहीं है जो वो काम करता हो जो उसके मूल रूप ने तब किया था जब वो सैकड़ों लाखों साल पहले पहली बार अस्तित्व में आया था। अंग एक निश्चित भूमिका निभाने के लिए विकसित होते हैं, लेकिन एक बार अस्तित्व में आने के बाद उन्हें दूसरे उपयोगों के अनुरूप भी ढाला जा सकता है। उदाहरण के लिए मुंह इसलिए अस्तित्व में आया था क्योंकि एकदम आरंभिक दौर के बहुकोशिकीय जीवों को अपने शरीरों में पोषक तत्व पहुंचाने के लिए एक रास्ते की जरूरत थी। उस उद्देश्य के लिए हम अपने मुंह का इस्तेमाल अभी भी करते हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल चूमने, बोलने और अगर हम रैम्बो हुए तो हैंड ग्रेनेड से पिन खींचने के लिए भी करते हैं। क्या इनमें से कोई भी उपयोग महज इसलिए अप्राकृतिक है कि 6000 लाख साल पहले के हमारे कृमिनुमा पूर्वज अपने मुंह से इस तरह के काम नहीं किया करते थे? इसी तरह पंख भी अपनी समूची वायुगतिकीय महिमा के साथ अचानक प्रकट नहीं हो गए थे। उनका विकास उन अंगों से हुआ था जो एक अन्य उद्देश्य को पूरा करते थे। एक परिकल्पना के मुताबिक कीड़ों के पंख लाखों साल पहले उड़ान रहित कीटों के शरीरों के उभारों से विकसित हुए थे। उभार युक्त कीटों का सतही भाग उभार रहित कीटों के सतही भाग से बड़ा था और इसने उन्हें अधिक मात्रा में धूप सोखने और इस तरह गर्म बने रहने में सक्षम बनाया। धीमी विकास प्रक्रिया के दौरान ये सौर हीटर बड़े हो गए। अधिकतम धूप को सोखने के लिहाज से उत्तम इसी संरचना ने संयोग से इन कीड़ों को कूदते उछलते समय हल्की सी उठान दी। जिनके उभार ज्यादा बड़े थे वे और भी आगे की ओर उछल कूद सकते थे। कुछ कीड़े इन चीजों का इस्तेमाल कर हवा में तैरने लगे और यहाँ से उन पंखों की दिशा में एक छोटी सी शुरुआत हुई जो कीटों को वाकई हवा में धकेल सकते थे। अगली बार जब कोई मच्छर आपके कान में भिनभिनाए तो उस पर अप्राकृतिक व्यवहार करने का इल्जाम लगाइए। अगर वो तमीजदार हुआ और जो कुछ ईश्वर ने उसको दिया है उससे संतुष्ट हुआ तो वो अपने पंखों का इस्तेमाल सिर्फ सौर पैनलों के रूप में ही करेगा। इसी तरह की बहुउद्यमशीलता हमारे यौन अंगों और यौन आचरण पर लागू होती है। काम भावना का विकास सबसे पहले प्रजनन और सहवास के लिए संभावित साथी की था लेने के रोमांस के लिए हुआ था, लेकिन बहुत से प्राणी अब दोनों चीजों का इस्तेमाल उन कई तरह के सामाजिक उद्देश्यों के लिए करते हैं जिनका उनकी अपनी छोटी छोटी नकलें तैयार करने से कोई लेना देना नहीं होता। उदाहरण के लिए चिंपैंजी काम भावना का इस्तेमाल राजनैतिक गठबंधन तैयार करने, आत्मीयता विकसित करने और तनाव को शांत करने के लिए करते हैं। क्या ये अप्राकृतिक है? काम तत्व और जेंडर। तब तक तर्क का कोई खास अर्थ नहीं रह जाता कि स्त्रियों की कुदरती भूमिका प्रजनन करना है या समलैंगिकता अप्राकृतिक है। पौरुष और स्त्रीत्व को परिभाषित करने वाले ज्यादातर कानून, कसौटियां, औचित्य और शर्तें जैविक वास्तविकता से ज्यादा मानवीय कल्पना को प्रतिबिंबित करते हैं। जैविक तौर पर मनुष्य नरों और मादाओं में विभाजित है। नर होमोसेपियंस वो है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है। मादा वो है जिसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन पुरुष और स्त्री जैविक कोटियों के नहीं बल्कि सामाजिक कोटियों के नाम हैं। जहां अधिकांश मानव समाजों में बहुत अधिक मामलों में पुरुष नर है और स्त्रियां मादाएं हैं। ये सामाजिक पद ऐसे ढेरों विश्वासों और प्रवृत्तियों का बोझ धारण किए हुए है जिनका
जीव वैज्ञानिक पदों से अगर कोई संबंध है भी तो वो महज कमजोर सा संबंध ही है। एक पुरुष XY क्रोमोसोम, अंडकोशों और ढेरों टेस्टोस्टेरोन जैसे खास जैविक गुणों से संपन्न सेपियंस नहीं है। इसके बजाय वो अपने समाज की कल्पित मानवीय व्यवस्था के एक खास खांचे में फिट बैठता है। उसकी संस्कृति के लोक विश्वास उसको कुछ खास तरह की मर्दाना भूमिकाएं सौंपते हैं। इसी तरह स्त्री 2 X क्रोमोसोम्स, गर्भाशय और ढेरों एस्ट्रोजन से युक्त सेपियंस नहीं है। इसके बजाय वो एक कल्पित मानवीय व्यवस्था की मादा सदस्य है। उसके समाज के लोक विश्वास उसके लिए विशिष्ट स्तरण भूमिकाएं और कर्तव्य सौंपते हैं। चूंकि पुरुषों और स्त्रियों की ये भूमिकाएं अधिकार और कर्तव्य जैविकी के बजाय लोक विश्वासों से परिभाषित होते हैं, इसलिए पुरुषत्व और स्त्रीत्व के अर्थ एक समाज से दूसरे समाज के बीच बहुत अधिक बदलते रहे हैं। स्थिति को अधिक स्पष्ट बनाने के उद्देश्य से अध्येता आम तौर से काम तत्व जो कि जैविक कोटि है और जेंडर जो कि सांस्कृतिक कोटि है के बीच भेद करते हैं। काम तत्व नरों और मादाओं के बीच विभाजित है और इस विभाजन के लक्षण तथ्यपरक हैं और समूचे इतिहास के दौरान अचल बने रही हैं। लिंग पुरुषों और स्त्रियों के बीच पुल्लिंग स्त्रीलिंग में विभाजित है। तथाकथित मर्दाना और स्त्रैण लक्षण अंतर आत्मपरक है और लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। उदाहरण के लिए प्राचीन एथेंस की स्त्रियों और आधुनिक एथेंस की स्त्रियों से अपेक्षित आचरण, आकांक्षाओं, वेशभूषा, यहाँ तक कि देह मुद्राओं के बीच व्यापक अंतर है। काम तत्व बहुत आसान चीज है, लेकिन लैंगिकता एक गंभीर मसला है। नर जाति का सदस्य होना संसार की सबसे आसान चीज है। इसके लिए आपको महज एक X और एक Y क्रोमोसोम के साथ जन्म लेने भर की जरूरत है। मादा जाति का सदस्य होना भी उतना ही आसान है। ये काम एक जोड़ा X क्रोमोसोम से हो जाएगा। इसके विपरीत एक पुरुष या स्त्री होना एक बहुत ही जटिल और परिश्रम साध्य उद्यम है। क्योंकि ज्यादातर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग गुण जैविक नहीं बल्कि सांस्कृतिक होते हैं, इसलिए कोई भी समाज स्वतः ही हर एक नर को पुरुष और हर एक मादा को स्त्री का ताज नहीं पहना देता। ना ही ये उपाधियां ऐसे सम्मान हैं जिनके एक बार हासिल हो जाने के बाद उन पर निर्भर रहा जा सकता है। नरों को आजीवन पालने से लेकर कब्र तक अंतहीन अनुष्ठानों और कृत्यों के माध्यम से अपने पौरुष को साबित करते रहना होता है और स्त्री का काम कभी पूरा नहीं होता। उसे लगातार खुद और दूसरों को समझाते रहना होता है कि वो पर्याप्त स्त्री है। कामयाबी की गारंटी नहीं होती है। पुरुष खास तौर से लगातार अपने पुरुषत्व के दावे से वंचित हो जाने के खौफ में रहते हैं। समूचे इतिहास के दौरान पुरुष महज इसलिए कि लोग ये कहें कि वो एक असल मर्द है, अपनी जिंदगी तक का बलिदान करने का रिस्क उठाने को तैयार नहीं हैं। पुरुष में ऐसा क्या है जो इतना अच्छा है? कम से कम कृषि क्रांति के बाद से ज्यादातर मानव समाज पितृसत्तात्मक समाज रहे हैं, जो पुरुषों को स्त्रियों से ज्यादा महत्व देते थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई समाज पुरुष और स्त्री को किस तरह परिभाषित करता था। पुरुष होना हमेशा बेहतर हुआ करता था। पितृसत्तात्मक समाज पुरुषों को मर्दानगी का आचरण करने की शिक्षा देते हैं और स्त्रियों को स्त्री योचित ढंग से सोचने और आचरण करने की शिक्षा देते हैं और इन सीमाओं को लांघने का दुस्साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करते हैं। हालांकि जो इन शिक्षाओं का पालन करते हैं उन्हें पुरस्कृत नहीं किया जाता। पौरुषपूर्ण माने जाने वाले गुणों को उन गुणों से ज्यादा महत्व दिया जाता है जिन्हें स्त्रैण गुण माना जाता है और स्त्रीत्व के आदर्श को मूर्त रूप देने वाले समाज के सदस्यों को कम हासिल होता है।
बजाय उनके जो पुरुषत्व के आदर्श का उदाहरण होते हैं। स्त्रियों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर थोड़े से संसाधनों को खर्च किया जाता है। उन्हें थोड़े से आर्थिक अवसर, कमतर राजनीतिक शक्तियां और आवाजाही की कमतर स्वतंत्रता उपलब्ध होती है। लैंगिकता वो दौड़ है जिसमें शामिल कुछ दौड़ने वाले सिर्फ कांस्य पदक के लिए ही प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये सही है कि मुट्ठी भर स्त्रियों ने अपनी प्रमुख हैसियत बनाई है, जैसे कि मिस्र की क्लियोपेट्रा, चीन की साम्राज्ञी वू जेतियन और इंग्लैंड की एलिजाबेथ प्रथम। लेकिन ये ऐसे अपवाद हैं जिनसे सामान्य स्थिति पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एलिजाबेथ के समूचे 45 वर्षीय शासनकाल के दौरान संसद के सारे सदस्य पुरुष थे। शाही नौसेना और सेना के सारे अधिकारी पुरुष थे। सारे वकील और न्यायाधीश पुरुष थे। सारे बिशप और आर्च बिशप पुरुष थे। सारे डॉक्टर और शल्य चिकित्सक पुरुष थे। सारे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सारे छात्र और प्रोफेसर पुरुष थे। सारे मेयर और जिलों के हकीम पुरुष थे और लगभग सारे लेखक, वास्तुविद, कवि, दार्शनिक, चित्रकार, संगीतकार और वैज्ञानिक पुरुष थे। पितृसत्ता लगभग सभी कृषि प्रधान और औद्योगिक समाजों में मानक व्यवस्था रही है। इसने राजनैतिक विप्लवों, सामाजिक क्रांतियों और आर्थिक रूपांतरणों को दृढ़तापूर्वक झेला है। उदाहरण के लिए मिस्र को सदियों के दौरान अनेक बार फतह किया गया। उस पर असीरियाइयों, फारसियों, मैसेडोनियाइयों, रोमनों, अरबों, मैमेलुकों, तुर्कों और अंग्रेजों ने कब्जा किया और उसका समाज हमेशा पितृसत्तात्मक बना रहा। मिस्र फेरोनिक विधान, रोमन विधान, मुस्लिम विधान, ऑटोमन विधान और अंग्रेज विधान से शासित रहा और इन सारे विधानों ने उन लोगों के खिलाफ भेदभाव बरता जो असल मर्द नहीं थे। चूंकि पितृसत्ता इस कदर सार्वभौमिक है कि किसी ऐसे दुष्चक्र की उपज हो सकती है जिसकी शुरुआत किसी संयोग से हुई हो। ये खास तौर से ध्यान देने योग्य बात है कि 1492 के पहले भी अमेरिका और अफ्रो एशिया के ज्यादातर समाज पितृसत्तात्मक थे, बावजूद इसके कि हजारों सालों से उनका आपस में कोई संपर्क नहीं रहा था। अगर अफ्रो एशिया की पितृसत्ता किसी संयोग की उपज थी तो एज़टेक और इंका पितृसत्तात्मक क्यों थे? इसकी कहीं ज्यादा संभावना है कि भले ही विभिन्न संस्कृतियों में पुरुष और स्त्री की निश्चित परिभाषा में भेद है, इसका कोई सार्वभौमिक जैविक कारण है जिससे कि लगभग सारी संस्कृतियां पौरुष और स्त्रीत्व से ज्यादा महत्वपूर्ण मानती हैं। ये कारण क्या है ये हम नहीं जानते। परिकल्पनाएं बहुत सारी हैं, लेकिन विश्वसनीय उनमें से कोई भी नहीं है। बाहुबल। सबसे आम परिकल्पना इस ओर संकेत करती है कि पुरुष स्त्रियों के मुकाबले मजबूत होते हैं और उन्होंने स्त्रियों को बलात् अधीन बनाने के लिए अपनी शारीरिक ताकत का जबरदस्त प्रयोग किया। इसी दावे का एक ज्यादा सूक्ष्म संस्करण ये तर्क देता है कि पुरुषों की सामर्थ्य उन्हें उन कामों पर एकाधिकार स्थापित करने की गुंजाइश देती है जो कड़ी मेहनत की मांग करते हैं, जैसे कि हल चलाना और फसल काटना। ये चीज भोज्य उत्पादों पर उनका कंट्रोल कायम करती है, जो नतीजतन उनके राजनीतिक वर्चस्व में रूपांतरित हो जाती है। बाहुबल पर ये जोर दो समस्याएं पैदा करता है। पहली ये कि पुरुष स्त्रियों के मुकाबले मजबूत होते हैं, सिर्फ औसत रूप से, और कुछ निश्चित किस्म की सामर्थ्यों के संदर्भ में ही ये सही है। स्त्रियां सामान्यतः भूख, बीमारी और थकान से पुरुषों के मुकाबले कम प्रभावित होती हैं। ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं जो बहुत सारे मर्दों के मुकाबले तेज दौड़ सकती हैं और ज्यादा वजन उठा सकती हैं। इससे भी बढ़कर और इस परिकल्पना के सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी करने वाली बात यह है कि स्त्रियों को समूचे इतिहास के दौरान मुख्यतः उन कामों से बाहर रखा गया है जो बहुत कम शारीरिक उद्यम की मांग करते हैं।
जबकि उन्हें खेती, शिल्प उद्योग और गृहस्थी के कठोर शारीरिक श्रम में लगाकर रखा गया है। अगर सामाजिक शक्ति का बंटवारा सीधे सीधे शारीरिक सामर्थ्य या आंतरिक बल के संदर्भ में किया गया होता तो स्त्रियों के हिस्से में कहीं ज्यादा सामाजिक शक्ति आनी चाहिए थी। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्यों की दुनिया में शारीरिक सामर्थ्य और सामाजिक शक्ति के बीच कोई सीधा रिश्ता नहीं है। आमतौर से 60 साल के ऊपर के लोग 20-30 साल के लोगों पर हुक्म चलाते हैं, बावजूद इसके कि ये 20-30 साल के लोग उम्र में अपने से बड़ों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होते हैं। अलबामा में 19वीं सदी के मध्य के एक सामान्य भूमिपति को उसके कपास के खेत में काम कर रहा कोई भी गुलाम कुछ पलों में ही पटकनी दे सकता था। मिस्र के प्राचीन राजाओं या कैथोलिक पोपों के चुनावों के लिए बॉक्सिंग की प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया जाता था। भोजन खोजियों के समाजों में राजनैतिक वर्चस्व सामान्यतः उत्कृष्ट सामाजिक दक्षताओं से संपन्न लोगों का होता है, ना कि उनका जिनकी मांसपेशियां सबसे ज्यादा विकसित होती हैं। आपराधिक संगठनों का सरगना जरूरी तौर पर सबसे हट्टा-कट्टा आदमी नहीं होता। वो अक्सर एक अपेक्षाकृत बुजुर्ग व्यक्ति होता है जो शायद ही कभी अपने मुक्कों का इस्तेमाल करता हो। इन गंदे कामों के लिए वो नौजवान और काबिल लोगों को रखता है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वो डॉन को पीटकर उसके गिरोह को अपने कब्जे में कर लेगा, उसे अपनी गलती से सीखने के लिए पर्याप्त लंबा जीवन मिलने की कोई संभावना नहीं है। यहां तक चिंपैंजियों में भी उनका नेता दूसरे नरों और मादाओं के साथ गठबंधन तैयार कर अपनी यह हैसियत बनाता है, ना समझ हिंसा के बूते पर नहीं। दरअसल मानव इतिहास दर्शाता है कि बाहुबल और सामाजिक शक्ति के बीच अक्सर एक विपरीत रिश्ता रहा है। ज्यादातर समाजों में ये निचले वर्ग के लोग होते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं। इससे भोजन श्रृंखला में होमोसेपियंस की स्थिति को समझा जा सकता है। अगर फूहड़ जिस्मानी काबिलियतें ही महत्वपूर्ण होती तो सेपियंस ने खुद को सीढ़ी के बीच के पायदान पर पाया होता, लेकिन उनकी दिमागी और सामाजिक दक्षताओं ने उन्हें सबसे ऊपर प्रतिष्ठित किया है। इसलिए यही स्वाभाविक है कि प्राणियों की प्रजाति के भीतर भी शक्ति श्रृंखला का निर्धारण पशुबल से ज्यादा दिमागी और सामाजिक काबिलियतों से होगा। इसलिए ये विश्वास करना मुश्किल है कि इतिहास का सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा टिकाऊ सामाजिक सोपानक्रम स्त्रियों को भौतिक बल प्रयोग से दबाने की पुरुषों की काबिलियत पर खड़ा हुआ है। समाज के बदतर लोग। एक और परिकल्पना ये स्पष्ट करती है कि पुरुष वर्चस्व ताकत का नहीं बल्कि आक्रामकता का परिणाम है। विकास प्रक्रिया के लाखों सालों ने पुरुषों को स्त्रियों के मुकाबले बहुत ज्यादा हिंसक बना दिया है। इस परिकल्पना के मुताबिक जब तक नफरत, लालच और दुर्व्यवहार का प्रश्न होता है, स्त्रियां पुरुषों की बराबरी कर सकती हैं, लेकिन जब कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता तो पुरुष कठोर शारीरिक हिंसा में लिप्त होने के प्रति कहीं ज्यादा उत्साहित होते हैं। यही वजह है कि समूचे इतिहास के दौरान युद्ध पर पुरुषों का परमाधिकार रहा है। युद्ध के दिनों में सशस्त्र बलों पर पुरुषों के कंट्रोल ने उन्हें नागरिक समाज का नियंता भी बना दिया। इसके बाद उन्होंने नागरिक समाज पर अपने कंट्रोल का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा युद्ध लड़ने के लिए किया, और जितने ज्यादा युद्ध होते गए उतना ही समाज पर पुरुषों का कंट्रोल बढ़ता गया। इस प्रतिक्रिया चक्र से युद्ध की सर्वव्यापकता और पितृसत्ता की सर्वव्यापकता दोनों का कारण स्पष्ट हो जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हार्मोन संबंधी और संज्ञानात्मक प्रणालियों के हाल के अध्ययनों ने इस धारणा की पुष्टि की है कि पुरुषों में वाकई कहीं ज्यादा आक्रामक और हिंसक प्रवृत्तियां होती हैं, और इसलिए वे औसतन आम सैनिकों के रूप में काम करने की दृष्टि से ज्यादा उपयुक्त होते हैं। तब भी अगर ये मान भी लिया जाए कि आम सैनिक सारे के सारे पुरुष होते हैं, तो क्या इससे ये नतीजा निकलता है कि युद्ध का प्रबंधन करने वाले और उसके नतीजों का फायदा उठाने वाले भी पुरुष ही होने चाहिए?
इसका कोई अर्थ नहीं है। ये तो कुछ इस तरह की बात हुई कि चूंकि कपास की खेती में लगे सारे गुलाम काले होते हैं, इसलिए भूमिपति भी काले ही होंगे। जिस तरह पूर्णतः काले कामगार बल को पूर्णतया गोरे प्रबंधक तंत्र द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, उसी तरह पूर्णतः पुरुष सेना को पूर्णतः या कम से कम आंशिक स्त्री शासन द्वारा कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता। वस्तुतः समूचे इतिहास के दौरान अनेक समाजों में शीर्षस्थ अधिकारी निचले ओहदे से शुरुआत कर ऊपर तक नहीं पहुंचते थे। अभिजात्य, अमीर और शिक्षित लोगों को स्वतः ही अधिकारी का ओहदा दे दिया जाता था और उन्हें निचले ओहदे पर एक दिन भी काम नहीं करना पड़ता था। जब नेपोलियन के अपराजय प्रतिद्वंदी ड्यूक ऑफ वेलिंगटन को 18 साल की उम्र में ब्रिटिश सेना में भर्ती किया गया था, तो उसे तुरंत अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। फ्रांस के खिलाफ लड़ाइयों के दौरान उसने अपने एक कुलीन साथी को लिखा था कि आम सैनिकों के रूप में हमारे यहाँ धरती के बदतर लोग काम कर रहे हैं। सामान्य सैनिकों को आमतौर से समाज के अत्यंत गरीब तबके से या जातीय अल्पसंख्यकों के बीच से चुना जाता था। सेना के ऊंचे ओहदे तक पहुंचने के उनके अवसर नगण्य होते थे। ऊंचे ओहदे नवाबों, राजकुमारों और राजाओं के लिए आरक्षित थे, लेकिन सिर्फ नवाबों के लिए ही क्यों? उनकी पत्नियों के लिए क्यों नहीं? अफ्रीका में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना और रक्षा सेनेगलियों, अल्जीरियाइयों और कामगार वर्ग के फ्रांसीसी पुरुषों ने की थी। साधारण सैनिकों में कुलीन फ्रांसीसी पुरुषों का प्रतिशत नगण्य था, लेकिन अभिजात्य वर्ग के जिस छोटे से तबके ने फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया था, जो साम्राज्य पर हुकूमत करता था और जो उसके फलों का स्वाद चख रहा था, उस छोटे से तबके में कुलीन फ्रांसीसी पुरुषों का प्रतिशत बहुत बड़ा था। सिर्फ फ्रांसीसी पुरुष ही क्यों, फ्रांसीसी स्त्रियां क्यों नहीं? चीन में सेना को असैनिक नौकरशाही के अधीन रखने की लंबी परंपरा हुआ करती थी, इसलिए वहां का दीवानी हाकिम, जिसने कभी तलवार नहीं उठाई होती थी, अक्सर युद्ध का संचालन करता था। चीनी कहावत थी कि कीले बनाने के लिए आप अच्छा लोहा बर्बाद नहीं करते, जिसका मतलब होता था कि असल प्रतिभाशाली लोग असैनिक नौकरशाही में काम करते हैं, ना कि सेना में। तब फिर ये सारे दीवानी हाकिम पुरुष ही क्यों होते थे? आप युक्ति संगत ढंग से ये तर्क नहीं दे सकते कि स्त्रियों की शारीरिक दुर्बलता या उनमें टेस्टोस्टेरोन का कमतर स्तर उनको कामयाब दीवानी हाकिम, जनरल और राजनेता होने से रोकता था। युद्ध का संचालन करने के लिए आपको निश्चय ही आंतरिक बल की जरूरत होती है, लेकिन बहुत ही ज्यादा शारीरिक सामर्थ्य या आक्रामकता की जरूरत नहीं होती। युद्ध शराब घरों के दंगे नहीं हैं, वे बहुत जटिल योजनाएं हैं जिनके लिए असाधारण स्तर का व्यवस्थापन, आपसी सहयोग और तुष्टिकरण आवश्यक होता है। अपने मुल्क में अमन कायम रखने और दूसरे मुल्कों से सहयोग हासिल करने की योग्यता और ये समझने की योग्यता कि दूसरे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, जीत की कुंजी होती है। इसीलिए एक आक्रामक, क्रूर व्यक्ति युद्ध के संचालन की दृष्टि से अक्सर एक बदतर चयन होता है। इसके लिए कहीं ज्यादा बेहतर होता है दूसरों के साथ मिलकर काम करने वाला व्यक्ति, जिसमें बहलाने फुसलाने, कूटनीति बरतने और चीजों को विभिन्न परिप्रेक्ष्य से देखने की समझ होती है। साम्राज्य खड़े करने वाले इन्हीं सब चीजों से मिलकर बनते हैं। सैन्य तौर पर अयोग्य ऑगस्टस एक टिकाऊ साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रहा था। इस तरह उसने एक ऐसी चीज हासिल की थी जो जूलियस सीजर और अलेक्जेंडर द ग्रेट दोनों के हाथ से फिसल गई थी, जो कि कहीं ज्यादा बेहतर जनरल थे। उनके समकालीन प्रशंसक और आधुनिक इतिहासकार दोनों ही उसके इस अद्भुत कमाल का श्रेय उसकी क्लेमेंतिया, उदारता और दयालुता को देते हैं। स्त्रियों पर अक्सर ये ठप्पा लगाया जाता रहा है कि वे कूटनीति बरतने और बहलाने फसलाने के मामले में
पुरुषों से बेहतर होती हैं और उनकी शोहरत रही है कि वे दूसरों के नजरिए से चीजों को देखने की कमाल की काबिलियत रखती हैं। अगर इन ठप्पों में जरा भी सच्चाई है तो स्त्रियों को लड़ाई के मैदानों का गंदा काम टेस्टोस्टेरोन आवेशित किंतु सरल दिमाग मर्दानों के लिए छोड़कर उत्कृष्ट राजनेता और साम्राज्य निर्माती हो सकना चाहिए था। आम लोक विश्वासों के बावजूद वास्तविक दुनिया में ऐसा शायद ही होता है। क्यों नहीं होता, ये बहुत स्पष्ट नहीं है। पितृसत्तात्मक जीन एक तीसरी तरह की जैविक व्याख्या है जो क्रूरतापूर्ण बल और हिंसा को कम महत्व देती है और ये सुझाती है कि विकास प्रक्रिया के लाखों सालों के दौरान स्त्रियों और पुरुषों ने जीवित बने रहने और प्रजनन करने की भिन्न तरह की युक्तियां विकसित की थी। प्रजनन करने में सक्षम स्त्रियों का गर्भाधान करने के अवसर के लिए एक दूसरे से होड़ करते पुरुषों के बीच किसी व्यक्ति के प्रजनन करने के अवसर मुख्यतः खुद को दूसरे पुरुषों से बेहतर साबित करने और दूसरे पुरुषों को मात देने की उनकी काबिलियत पर निर्भर करते थे। समय के गुजरने के साथ जो मर्दाना जीन अगली पीढ़ी तक पहुंचने में कामयाब रहे वे सर्वाधिक महत्वाकांक्षी, आक्रामक और प्रतिस्पर्धी पुरुषों के जीन थे। दूसरी तरफ स्त्री को उसका गर्भाधान करने के इच्छुक पुरुष को हासिल करने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अगर वो चाहती थी कि उसके बच्चे उसके लिए नाती पोते मुहैया कराएं तो उसे उन बच्चों को कष्ट से भरे 9 महीनों तक अपने गर्भ में धारण करना, फिर सालों तक उनका पालन पोषण करना जरूरी था। उस अवधि के दौरान उनके पास भोजन कमाने के बहुत कम अवसर होते थे और उसे ढेर सारी मदद की जरूरत होती थी। उसे एक पुरुष की जरूरत होती थी। अपने और अपने बच्चों के जीवन की सुरक्षा के मद्देनजर स्त्री के पास सिवा उस पुरुष के द्वारा थोपी गई इन्हीं भी शर्तों को मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता था, जो उसके आसपास बने रहने और उसके बोझ को कुछ हल्का करने को तैयार होता था। समय के गुजरने के साथ जो स्त्री जीन अगली पीढ़ी तक पहुंचने में कामयाब रहे वे उन स्त्रियों के थे जो आज्ञाकारी परिचायिकाएं हुआ करती थी, जिन स्त्रियों ने सत्ता हासिल करने की लड़ाई में अपना बहुत ज्यादा वक्त खर्च किया। उन्होंने वे शक्तिशाली जीन भावी पीढ़ियों के लिए नहीं छोड़े। इस परिकल्पना के मुताबिक जीवित बने रहने की इन भिन्न युक्तियों के परिणाम स्वरूप पुरुष पहले से ही महत्वाकांक्षी और प्रतिस्पर्धी होने और राजनीति तथा व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करने के गुणों से संपन्न हैं, जबकि स्त्रियां पुरुषों के रास्ते से हटकर बच्चों का लालन पोषण करने में अपना जीवन लगा देने की ओर प्रवृत्त हुई। लेकिन ये दृष्टिकोण भी अनुभवजन्य साक्ष्यों पर खरा उतरता प्रतीत नहीं होता। खासतौर से समस्यात्मक ये धारणा है कि बाहरी मदद पर स्त्रियों की निर्भरता ने उन्हें दूसरी स्त्रियों के बजाय पुरुषों पर निर्भर बनाया और ये कि पुरुष प्रतिस्पर्धाशीलता ने पुरुषों को सामाजिक तौर पर शक्तिशाली बनाया। ऐसी बहुत सी प्राणी प्रजातियां हैं जैसे कि हाथी और बोनोबो चिंपैंजी, जिनके यहाँ परिनिर्भर मादाओं और प्रतिस्पर्धी नरों के बीच की क्रिया प्रतिक्रिया मात्र सत्तात्मक समाज के रूप में सामने आती है। क्योंकि मादाओं को बाहरी मदद की जरूरत होती है, वे अपनी सामाजिक दक्षताओं को विकसित करने और सहयोग तथा तुष्टीकरण से काम लेना सीखने की ओर प्रवृत्त होती हैं। वे ऐसी पूर्ण मादा सामाजिक मंडलियां विकसित कर लेती हैं जो हर सदस्य की उसके बच्चों के लालन पोषण में मदद करती हैं। नर इस दौरान लड़ने और प्रतिस्पर्धा करने में लगे रहते हैं। उनकी सामाजिक दक्षताएं और सामाजिक संबंध अल्प विकसित रह जाते हैं। बोनोबो और हाथियों के समाज सहयोगशील मादाओं की सशक्त मंडलियों द्वारा कंट्रोल होते हैं, जबकि आत्म केंद्रित और असहयोगी नरों को हाशिए पर धकेल दिया जाता है। हालांकि बोनोबो मादाएं नरों के मुकाबले औसतन कमजोर होती हैं, लेकिन मादाएं ऐसे नरों को पीटने के लिए गिरोह तैयार कर लेती हैं जो अपनी सीमाओं को लांघते हैं। अगर ये बोनोबो और हाथियों के यहाँ मुमकिन है तो होमो सेपियंस के यहाँ क्यों नहीं? सेपियंस अपेक्षाकृत कमजोर प्राणी हैं, जिनका कल्याण बड़ी तादाद में परस्पर सहयोग करने की उसकी काबिलियत में निहित है।
अगर ऐसा है तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पर निर्भर स्त्रियां, भले ही वे पुरुषों पर निर्भर करती हैं, परस्पर सहयोग की अपनी उत्कृष्ट सामाजिक दक्षताओं का उपयोग आक्रामक, स्वायत्त और आत्म केंद्रित पुरुषों को मात देने में करेंगी। ये कैसे होता है कि एक प्रजाति में जिसकी कामयाबी मुख्यतः परस्पर सहयोग पर निर्भर करती है, वहां कथित रूप से कमतर सहयोगी व्यक्ति उन व्यक्तियों को कंट्रोल करते हैं जो कथित रूप से ज्यादा सहयोग धर्मी होते हैं। फिलहाल हमारे पास इसका कोई अच्छा जवाब नहीं है। हो सकता है कि आम धारणाएं सिरे से गलत हो सकता है होमो सेपियंस प्रजाति के नरों की विशेषताएं उनकी शारीरिक शक्ति, आक्रामकता और प्रतिस्पर्धाशीलता ना होकर उनकी श्रेष्ठ सामाजिक दक्षताएं और परस्पर सहयोग की प्रवृत्ति हो। हम नहीं जानते, लेकिन हम जो जानते हैं वो ये है कि पिछली सदी के दौरान लैंगिक भूमिकाएं जबरदस्त क्रांतियों के दौर से गुजरी हैं। ज्यादा से ज्यादा समाज आज पुरुषों और स्त्रियों को समान कानूनी हैसियत, राजनैतिक अधिकार और आर्थिक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि लैंगिक अंतराल अभी भी अच्छा खासा बना हुआ है। घटनाएं असाधारण गति से घटित हो रही हैं। 1913 में जब नारी मताधिकार के लिए संघर्ष करने वाले संगठन के सदस्यों ने स्त्रियों के मताधिकार की अपनी हास्यास्पद मांग से संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता को हतप्रभ कर दिया था, तब किसने कल्पना की थी कि 2013 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीश, जिनमें से 3 स्त्रियां थी, समलैंगिक विवाहों को वैधानिक दर्जा देने के पक्ष में फैसला लेंगे। ये नाटकीय परिवर्तन ही लैंगिकता के इतिहास को इतना विस्मयकारी बनाते हैं। अगर जैसा कि आज स्पष्ट तौर पर साबित किया जा रहा है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था जैविक तथ्यों के बजाय बेबुनियाद लोक विश्वासों पर आधारित है, तो फिर इस व्यवस्था की सार्वभौमिकता और स्थायित्व का क्या कारण है? भाग 3, मानव जाति का एकीकरण।